बेटा बच्चे 12th कर लेते हैं लेकिन उन्हें सॉल्ट्स और टाइप्स के बारे में भी पता नहीं होता। उसी को ध्यान में रखकर ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं और अगर सॉल्ट वाटर से रिएक्शन करें तो एसिड और बेस बनते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है, बैकवर्ड रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट कहलाती है। सब हमें आयनिक इक्विलिब्रियम में ही पढ़ना होता है। अगर सॉल्ट्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो सॉल्ट बेसिकली 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 सिंपल सॉल्ट, नंबर 2 डबल सॉल्ट, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और नंबर 4 मिक्स्ड सॉल्ट। नंबर 4 पर होते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। इनमें भी जो सिंपल सॉल्ट है वो 3 तरीके के हैं। नंबर 1 एसिडिक, नंबर 2 बेसिक और नंबर 3 नॉर्मल सॉल्ट। अब हम इन्हें एक एक करके स्टडी करेंगे। पहले सिंपल सॉल्ट पढ़ते हैं। सिंपल सॉल्ट 3 तरह के होते हैं, मैंने पहले भी बताया। नंबर 1 पर नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट तब बनते हैं जब एसिड अपने सारे H+ आयन बेस के सारे OH- आयन से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर लेता है। यानी कि नॉर्मल सॉल्ट में ना तो कोई रिप्लेसेबल H बचता है और ना ही कोई रिप्लेसेबल OH बचता है। जैसे ये सब सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट है क्योंकि ना तो इनमें H है ना इनमें OH है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें एसिडिटी और बेसिसिटी का भी मतलब नहीं पता। एसिडिटी बेस के लिए यूज होती है। किसी बेस में जितने रिप्लेसेबल OH- आयन होते हैं वही उसका एन फैक्टर होता है और वही उस बेस की एसिडिटी होती है। सेम इज ट्रू फॉर एसिड। एसिड में जितने रिप्लेसेबल H होते हैं वो उसकी बेसिस, मैंने पता नहीं क्या बोल दिया, मैंने दोबारा सुनो। किसी बेस में जितने रिप्लेसेबल OH- आयन होते हैं वो उस बेस की एसिडिटी कहलाती है और किसी एसिड में जितने रिप्लेसेबल H+ आयन होते हैं वो उस एसिड की बेसिसिटी कहलाती है और एसिडिटी बेसिसिटी के बराबर ही एन फैक्टर होते हैं। तो दूसरा है एसिडिक सॉल्ट। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है। अगर मान लीजिए किसी एसिड की बेसिसिटी 3 है, एसिड की बेसिसिटी 3 है तो तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होंगे, कोई एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन बचे रह जाएंगे सॉल्ट के अंदर। यानी कि एसिडिक सॉल्ट में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम दिखाई देते हैं जैसे HCO3, HSO4। ये सब क्या है? एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि इनमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। चलिए सवाल करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने बोर्ड पर है, कौन से एसिड ऐसे हैं जो एसिडिक सॉल्ट बना सकते हैं? क्या HClO4 बनाएगा? देखिए एसिडिक सॉल्ट बनाने के लिए कम से कम 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, एक तो बेस से रिप्लेस हो जाए और कम से कम एक तो बचा रह जाए। तो HClO4 में एक है, नहीं बनाएगा। यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ का कोई रोल नहीं है। एक एसिडिक H है, नहीं बनाएगा। 2 है, बनाएगा। 2 है, बनाएगा। 2 है, बनाएगा एसिडिक सॉल्ट। 3 है, एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। 2 अलग अलग एसिडिक हाइड्रोजन है, ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम है, लेकिन एसिडिक सॉल्ट तो बनाएगा। ये भी एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। H3PO3, इसमें भी 2 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। पिक्रिक एसिड, इसमें केवल एक हाइड्रोजन होता है एसिडिक। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसे पिक्रिक एसिड कहते हैं, ये नहीं बनाएगा। तो इस तरह से सवाल आप कर सकते हैं। जिसमें भी 2 या 2 से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है वो जरूर एसिडिक सॉल्ट बना सकता है। बस ये कंसेप्ट था। तो देखिए सवाल ये है कि कौन एसिडिक सॉल्ट है, कौन एसिडिक सॉल्ट नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सॉल्ट दिया है वो किस एसिड का है और उस एसिड की बेसिसिटी कितनी है, वरना गलत हो जाएगा सवाल। तो ये H2SO4 का सॉल्ट है, 2 H होते हैं, एक चला गया, एक बच गया, तो एसिडिक सॉल्ट है। ये किसका है?
H3PO4 का, तीनों H चले गए तो ये एसिडिक नहीं है, ये तो नॉर्मल सॉल्ट है क्योंकि कोई रिप्लेसेबल H नहीं है। ये भी H3PO4 का है, 3 रिप्लेसेबल H होते हैं, 2 चले गए, 1 रह गया, तो ये भी एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, अब इसकी बात बताओ, ये एसिडिक सॉल्ट है कि नहीं। यहां पर H दिखाई दे रहा है, लेकिन बेटे ये नॉर्मल सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट नहीं है। दिस इज अ नॉर्मल सॉल्ट। अबे H तो है, अभी तो आप कह रहे थे कि जी H होगा तो एसिडिक सॉल्ट होगा। जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि H होगा तो एसिडिक सॉल्ट होगा, मैंने कहा कि रिप्लेसेबल H होगा तो एसिडिक सॉल्ट होगा। ये H3PO3 का सॉल्ट है, 2 Na की जगह 2 H लगा के देखो, H3PO3, और H3PO3 में O से एक कम 2 H रिप्लेसेबल होते हैं। अभी दूसरे वीडियो में बताया था मैंने, बॉन्डिंग वाले में, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग वाले में बताया था। तो यहाँ 2 H रिप्लेसेबल है और दोनों H रिप्लेस हो चुके हैं। जो ये H बचा है ये P से अटैच्ड है, P से जुड़ा हाइड्रोजन मैंने बताया था उस वीडियो में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो P से जुड़ा हाइड्रोजन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, ना कि एसिडिक, इसलिए ये एसिडिक सॉल्ट नहीं है। यहां पर केवल देखिए ये H3PO2 का सॉल्ट है, H3PO2 में एक रिप्लेसेबल H होता है, उसे K ने रिप्लेस कर दिया, बचे 2 हाइड्रोजन P से जुड़े हैं, वो एसिडिक नहीं है, वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो ये भी नॉर्मल सॉल्ट है, ये भी एसिडिक सॉल्ट नहीं है। ये वाली जो ट्रिक है मैंने ऑक्सो एसिड की जो स्ट्रक्चर वाली वीडियो बनाई है उसमें दी है, और उसको आप लिंक दे दूंगा, देख लेना। ठीक है, नंबर 6 पे आ जाओ। यहाँ पर भी H3PO2 है, बेसिसिटी कितनी होती, एसिडिटी सॉरी H3PO2 है, H3PO2 एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है, जितने ऑक्सीजन है उससे एक कम, यानी 1, तो केवल एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो ये तो सॉल्ट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सॉल्ट ही गलत बनाया है। सॉल्ट डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि H3PO2 में एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, मैंने 2 रिप्लेस कर दिए जो असंभव है। ठीक है, ये गलत है। ये वाला एसिडिक जरूर है क्योंकि ये किसका सॉल्ट है, H3PO4 का, एक H रिप्लेस हो गया, 2 H बचे रह गए, तो ये एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच पेयर कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, H3BO3 प्लस NaOH, तुरंत एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर BOH4 OH का होल 4 माइनस Na प्लस सॉल्ट बन जाएगा। मैं मानता हूं बोरिक एसिड एक वीक एसिड है, लुईस एसिड है, प्रोटॉन नहीं देता है, प्रोटॉन डोनर नहीं है, लुईस एसिड है, लेकिन फिर भी बेस के साथ सॉल्ट बनाता है, तो ये एक साथ नहीं रह सकते, ये भी एक साथ नहीं रह सकते। एसिडिक हाइड्रोजन से बेस रिएक्शन कर लेगा और यहाँ से H2O बन जाएगा, CO2 वगैरह निकल जाएगी, ये भी साथ नहीं रह सकते। NaH2PO2 प्लस KOH, 2 H दिखाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन PO2 H3PO2 केवल एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये जो 2 हाइड्रोजन है ये एसिडिक नहीं है, ये रिड्यूसिंग है, तो ये बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ये रह सकते हैं। तो आंसर इज 1 and 2 बोथ, 1 और 2 एक साथ नहीं रह सकते, ये एक साथ रह सकते हैं क्योंकि दोनों हाइड्रोजन रिड्यूसिंग है, एसिडिक नहीं है। H3PO2 में सिर्फ एक H एसिडिक होता है, वो रिप्लेस हो चुका है, तो इसका आंसर है 4, both 1 and 2 कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। ठीक है, नंबर सी पर बचे बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट बिल्कुल एसिडिक सॉल्ट की तरह है, वो बेसिक सॉल्ट बनाएंगे जिनमें कम से कम 2 OH हो,
अगर एक OH होगा वो तो नॉर्मल सोल्ट बनाएगा, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा OH होने चाहिए, और इन सोल्ट में कम से कम एक OH जो रिप्लेसेबल है, जो H से यानी कि एसिड से रिएक्शन करता है, वो जरूर प्रेजेंट होता है। डेफिनेशन खुद लिख लेना, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल एसिडिक सोल्ट की तरह है। अब देखिए हम डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट को एक साथ स्टडी करेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर मॉलिक्यूलर सोल्ट भी कहलाते हैं। बनते कैसे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सोल्ट, जो कि सिंपल सोल्ट है, फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सोल्ट। यहाँ पर आएगा सिंपल सोल्ट। 2 या 2 से ज्यादा अगर सिंपल सोल्ट का कॉम्बिनेशन और क्रिस्टलाइजेशन करा दें तो उससे कॉम्प्लेक्स और डबल सोल्ट बनते हैं। जैसे ये डबल सोल्ट मैंने पोटाश एलम बनाया है, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन कराया तो पोटाश एलम बन गया। इधर मैंने क्या बनाया? कॉम्प्लेक्स फेरस सल्फेट को पोटेशियम साइनाइड से ट्रीट कराया तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड बन गया। हालांकि प्लस के K2SO4 भी जरूर बनेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स केवल ये है, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस समझना जरूरी है। देखो ये जो पोटाश एलम है, अगर मैं इसे पानी में डालता हूं तो फिर से K+ देगा, सल्फेट देगा, एल्यूमिनियम देगा, सल्फेट देगा, यानी कि वो सारे आयन देगा जिन आयन से मिलकर ये बना था। यानी कि उन सभी आयन के पानी में ये डबल सोल्ट टेस्ट देगा जिन आयन से, जिन सिंपल सोल्ट के आयन से, कंस्टिट्यूएंट सिंपल सोल्ट के आयन से मिलकर ये बना था। देखो K2SO4 से मिलकर बना था तो K2SO4 K+ का टेस्ट देगा, सल्फेट का टेस्ट देगा। ये नॉर्मल सोल्ट Al+3 का टेस्ट देगा, सल्फेट का टेस्ट देगा। तो जब इनको पानी में अलग अलग डालेंगे तो ये सभी आयन के टेस्ट देंगे। तो ऐसे ही जब ये डबल सोल्ट बन गया तो डबल सोल्ट भी अगर पानी में डाला जाए, डिसोल्व किया जाए, तो सभी कंस्टिट्यूएंट आयन्स के टेस्ट देता है। कोई आयन ऐसा नहीं है जो अपनी आइडेंटिटी खो देता है। आइडेंटिटी खोने का मतलब है कि कोई ऐसा आयन नहीं होता जो अपने यूजुअल टेस्ट देने से इनकार करता हो। सभी आयन्स अपने वो तमाम टेस्ट, क्वालिटेटिव टेस्ट देते हैं जो डबल सोल्ट बनने से पहले नॉर्मल सोल्ट में दे रहे थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स सोल्ट में क्या होता है? फेरस सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड से बनाया तो ये फेरस का भी टेस्ट देगा, सल्फेट का भी टेस्ट देगा, पोटेशियम का भी टेस्ट देगा, साइनाइड का भी टेस्ट देगा। लेकिन जब इनके मिलने से कॉम्प्लेक्स बना तो वो कॉम्प्लेक्स K+ का तो टेस्ट देगा, लेकिन फेरस का टेस्ट नहीं देगा, साइनाइड का टेस्ट नहीं देगा। जो भी इस स्क्वायर ब्रैकेट में चले गए, स्क्वायर ब्रैकेट में जाने के बाद आयंस अपने टेस्ट खो देते हैं। आयरन गया तो Fe+2 टेस्ट नहीं देगा, साइनाइड ब्रैकेट में गया, इसमें गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो साइनाइड अपना टेस्ट नहीं देगा। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में चला जाएगा यानी कि वो अपना टेस्ट नहीं देगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स सोल्ट वो होते हैं जो अपनी बनने के बाद कुछ आयंस अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। जैसे यहाँ किसने अपनी आइडेंटिटी लूज करी? फेरस ने अपनी आइडेंटिटी खो दी और साइनाइड ने अपनी आइडेंटिटी खो दी। हालांकि K+ का टेस्ट हमें बराबर मिल रहा है, लेकिन कुछ तो आयन हैं जो अपना यूजुअल टेस्ट जब कॉम्प्लेक्स नहीं बना था दे रहे थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद कॉम्प्लेक्स में नहीं दे रहे हैं। फेरस पहले अपना टेस्ट दे रहा था, अब हमें फेरस का टेस्ट नहीं मिलता। सल्फेट तो अब भी दे देगा। साइनाइड अपना टेस्ट दे रहा था, अब साइनाइड का नहीं मिलता।
तो किसने अपनी आइडेंटिटी खो दी? फेरस ने अपनी आइडेंटिटी खो दी, साइनाइड ने अपनी आइडेंटिटी खो दी, जो भी ब्रैकेट में है उन सब ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। यानी कि कॉम्प्लेक्स में कुछ आयन अपनी आइडेंटिटी खोते हैं, जबकि डबल सॉल्ट में कोई आयन अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। अब इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कहकर समझाता हूं। डबल सॉल्ट सॉलिड स्टेट में अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, यानी कि जो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O पोटाश एलम है, इसमें सॉलिड स्टेट में ना तो K2SO4 की प्रॉपर्टी है ना Al2SO4 के होल थ्राइस की प्रॉपर्टी है। ये एक सॉलिड स्टेट में बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड है। डबल सॉल्ट अपने कंस्टिट्यूएंट नॉर्मल सॉल्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन कब? सॉलिड स्टेट में। इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे, अलग लाइनें आएंगी। नॉर्मल सॉल्ट के मिक्सचर जिनसे ये बना है उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइनिंग लेंगे तो अलग लाइंस आएंगी। तो सॉलिड स्टेट में डबल सॉल्ट बिल्कुल अलग है, अपने कंस्टिट्यूएंट सॉल्ट जैसा नहीं है, उसकी अपनी अलग आइडेंटिटी है। लेकिन जैसे ही पानी में डाला, जैसे ही सॉल्यूशन बनाया, तो ये सारे वो आयन देगा जिन आयन से मिलकर ये बना था। यानी कि सॉल्यूशन में डबल सॉल्ट की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करता हूं तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सॉलिड स्टेट में भी डिफरेंट है और सॉल्यूशन में भी डिफरेंट है। यानी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कुछ आयन के टेस्ट ना तो सॉलिड में देता, बिल्कुल डिफरेंट है सॉलिड स्टेट में भी। किनसे डिफरेंट है? जिनसे मिलकर बना है उनसे डिफरेंट है। सॉलिड में भी डिफरेंट है और सॉल्यूशन में भी डिफरेंट है। फेरस और साइनाइड ना तो सॉलिड स्टेट में अपना कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी देंगे और ना ही सॉल्यूशन में अपना जो क्वालिटेटिव एनालिसिस टेस्ट हम लैब में करते हैं वो देंगे। तो मतलब कॉम्प्लेक्स जो है वो सॉलिड में भी अपने कंस्टिट्यूएंट सॉल्ट से अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट, और सॉल्यूशन में भी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये भी इनमें एक डिफरेंस है, याद रखिएगा। और लास्ट में रह गया मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट वो होते हैं जिन्हें अगर पानी में डाला जाए तो एक से ज्यादा तरह के कैटायन देते हैं या एक से ज्यादा तरह के एनायन देते हैं। वेल नोन एग्जांपल है ब्लीचिंग पाउडर। इसमें OCl- हाइपोक्लोराइड और क्लोराइड 2 एनायन है, 1 कैटायन है। इसमें सोडियम और पोटेशियम 2 कैटायन है, 1 एनायन है। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, इसमें भी 2 कैटायन 1 एनायन होता है। या फिर और एग्जांपल दे सकते हो रोशेल सॉल्ट। ठीक है, रोशेल सॉल्ट क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसे हम कहते हैं क्या? रोशेल सॉल्ट। ये भी क्या है? एक मिक्स सॉल्ट है, क्योंकि इसमें Na+ और K+ 2 डिफरेंट कैटायन है, लेकिन एनायन बस एक ही है। तो रोशेल सॉल्ट भी आई थिंक मिक्स्ड सॉल्ट होता है। आप देख लो, Na+ K+ 2 कैटायन है और एनायन बस ये बचा है, ये एनायन जो है सिर्फ ये बचा है, ये अपने आप में एक एनायन है। खैर, तो ये थी स्टडी सॉल्ट और उसके टाइप्स की। आई होप आपको इस वीडियो में भी बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे तो प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।